हेलो फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस पर। हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज कर रहे थे। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ। ये सिंपली ये कह रहा है कि जो अर्थ का केंद्रीय भाग है, जो कोर है, वो किस एलिमेंट से, किस मिनरल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर यह निकिल और आयरन आयरन और निकिल से मिलकर बना हुआ है इनर जो कोर है। अब क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। जो क्रस्ट है वो, इससे मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि इसमें आयरन नहीं मिलेगा और एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सारे मिनरल्स, लेकिन सिलिका और एल्युमिनियम जो है ये मेजॉरिटी में मिलेगा क्रस्ट में। और सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है मेंटल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है, द अपलेशियन माउंटेन्स रेंजेस इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। कह रहा है जो अपलेशियन माउंटेन रेंजेस है वो किस महाद्वीप का भाग है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अपलेशियन माउंटेन रेंज कहाँ, नॉर्थ अमेरिका का। सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्थ अमेरिका में ही एक माउंटेन रेंज और मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंजेस जो है नॉर्थ अमेरिका में ही मिलती हैं, और ये जो रॉकी माउंटेन रेंजेस है ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड मिलती है, पश्चिमी क्षेत्र में, मतलब वेस्टर्न कोस्ट में मिलती है, पैसिफिक ओशन के साइड। और जो रॉकी माउंटेन्स हैं ये विश्व की सबसे चौड़ी पर्वत श्रृंखला है, वाइडेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर जो माउंटेन रेंज मिलती है उसे हम लोग कहते हैं एंडीज़ माउंटेन रेंज। ये जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है ये भी साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट में मिलती हैं। और ये जो एंडीज़ माउंटेन रेंज है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम लोग लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में एटलस मिलेगी। एटलस है जो नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है, और ड्रेकेंसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में एटलस माउंटेन रेंज और ड्रेकेंसबर्ग मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देखिए, ये जो अपलासिन माउंटेन रेंज ये देखिए, ये जो माउंटेन है जो कि मेजर पोर्शन जो इसका है ये यूएसए में पाया जाता है। तो जो अपलासिन माउंटेन रेंजेस है कहाँ, यूएसए में है, यूएसए के ईस्टर्न पार्ट में। और ये अपलासिन माउंटेन रेंजेस फेमस है इसके अच्छे कोल फील्ड्स के लिए। यहाँ कोयला अच्छा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा कोयला मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो टिल है, मोरेन्स हैं और बोल्डर क्ले हैं, ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जो कि किसके द्वारा डिपॉजिट किए गए हैं। तो हम लोग ने कल की क्लास में ही देखा था, जो मोरेन है ये ग्लेशियर द्वारा डिपॉजिट किए गए लैंडफॉर्म्स हैं, उसके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर हैं। तो मोरेन्स हो गए, टिल्स हो गए और बोल्डर क्ले, ये बेसिकली ग्लेशियर द्वारा जो डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं। तो किसी ग्लेशियर एक्टिविटी से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं टिल्स, मोरेन और बोल्डर। मोरेन्स की बात करें तो ये देखिए, ये जो है मोरेन्स भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर, ये ग्लेशियर बह रहा है तो ग्लेशियर में काफ़ी सेडिमेंट्स हैं, ये डिपॉजिट करेंगे। अब डिपॉजिट करने का तरीका अलग होगा। जब ये डिपोजिशन इनका ग्लेशियर के बीचों बीच करेंगे तो इसे हम लोग कह देंगे मीडियल मोरेन। जब डिपोजिशन साइड में होगा, जब डिपोजिशन यही ग्लेशियर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन साइड में करेंगे तो उसे हम लोग लैटरल मोरेन कहेंगे। और जहाँ से ग्लेशियर खत्म हो जाता है वहाँ पर लास्ट में जो डिपोजिशन होता है उससे हम लोग कहते हैं एंड मोरेन, क्या कहते हैं, एंड मोरेन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल एक्शन एंड लीड्स टू द सॉल्यूशन विदरिंग। यहाँ विदरिंग एक टर्म आया है। विदरिंग क्या है, विदरिंग बेसिकली हम लोग कह सकते हैं डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। जो चट्टानें हैं, चट्टानों का टूटना ही विदरिंग कहलाता है। विदरिंग एक इन सीटू प्रोसेस है। इन सीटू मतलब क्या, जो विदरिंग है ये एक इन सीटू प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रॉक है जब ये वेदर हो जाएगा, मतलब इसमें वेदरिंग एक्टिविटी होगी, टूट जाएगा, तो ये जो रॉक है टूट के जो इसके पार्ट्स होंगे वो यहीं पर इकट्ठा रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं कहीं। ठीक है, जैसे कि ये रॉक है, इसका कुछ पार्ट यहाँ पे गिर गया, इसे हम लोग कहेंगे रेगोलिथ। ये जो पार्ट्स है इसे रेगोलिथ कहेंगे, रेगोलिथ। तो वेदरिंग में क्या होता है, जो रॉक है, चट्टाने, इनका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो जो मटेरियल टूट के गिरता है वो रॉक के जो पेरेंट मटेरियल मतलब जो मेन रॉक है उसके पास ही स्थित रहेगा। लेकिन इरोजन में ऐसा नहीं होता। इरोजन में क्या होता है, मटेरियल जो होता है रॉक से अलग होकर रिवर या फिर विंड, ग्लेशियर, कोई भी एजेंट हो उसके साथ चला जाता है दूसरे प्लेस में। तो वेदरिंग क्या है, एक इन सिटू प्रोसेस है। तो वेदरिंग में ही देखिए यहाँ पर बात की गई केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन वेदरिंग। सॉल्यूशन वेदरिंग को ही हम लोग कहते हैं कार्बोनेशन। सॉल्यूशन वेदरिंग का दूसरा नाम है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बोनेशन में ये जब मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलता है पानी से तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। अब यही जो एसिड है तेजाब, जब किसी भी चट्टान से बहेगा तो जाहिर सी बात है कि उससे जो रॉक है उसका क्या डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब उसका क्या वेदरिंग होगी। तो जो वेदरिंग जो कार्बोनेशन द्वारा हो रही है इसे हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो और ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि एक्सफोलिएशन हो गया, सैटरिंग हो गई और ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये फिजिकल वेदरिंग के एग्जाम्पल हैं। इसके फिजिकल वेदरिंग के अब वन बाय वन इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं।
सो पहला इसमें जो टर्म दिया गया है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या है? देखो, एक्सफोलिएशन उन जगहों पर होता है जहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है। मतलब कि दिन में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा और रात में तापमान बहुत गिर जाएगा। दिन में तापमान ज़्यादा रहेगा और रात में क्या फ्रीजिंग पॉइंट के पास टेम्परेचर रहेगा। तो एक्सफोलिएशन जहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन होता है वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे कि मान लो ये एक रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये मैं बात कर रहा हूँ दिन के समय की, ठीक। अब दिन के समय में क्या होगा, जो सूरज है, सन, ये चमक रहा होगा, ठीक है। जो सन से जो हीट निकलेगी, ये हीट रॉक के जो आउटर मोस्ट लेयर है वहाँ तक ही पहुँचेगी, क्योंकि जो चट्टानें होती हैं वो हीट का बैड कंडक्टर होती हैं। तो बैड कंडक्टर मतलब क्या, हीट का ट्रांसफ़र इसमें अच्छा नहीं होता है। तो जब ये हीट जो सन की रेडिएशन है, जो सन से एनर्जी आ रही है, वो चट्टान पे गिरेगी, तो जब चट्टान पे रेडिएशन पड़ेगी तो रॉक का सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर ही गर्म होगा, बाकी का जो रॉक है वो उसी कंडीशन में रहेगा जैसा है। सो यहाँ पर रॉक की बात करें तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये तापमान की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर की जो लेयर होगी वो कैसी रहेगी, कोल्ड ही रहेगी, क्योंकि जो रॉक है वो बैड कंडक्टर है हीट का। सो अब क्या हो रहा है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कैसे, इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो गया है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी। अब मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स क्या एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। अब अंदर की तरफ तो एक्सपैंड हो नहीं सकते, तो यही जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यही जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये बाहर की तरफ एक्सपैंड होगी। कहाँ एक्सपैंड होगी, बाहर की तरफ। तो दिन के समय हमको इस रॉक की आउटर मोस्ट लेयर में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, तो डे टाइम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपेंशन। और ये रोज होगा एक्सपेंशन दिन के समय में, ठीक है, हर दिन। अब यही नाइट में क्या होगा, नाइट में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है लगभग। तो मान लो कि अब यहाँ पे एक्सपेंशन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, टेम्परेचर बाहर जब इतना कम है तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब जो सतह है इस चट्टान की ये काफ़ी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने की वजह से जब अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं रॉक के, वो आपस में पास आने की कोशिश करेंगे, और पास आने की वजह से ये क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो अब जो ये लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो नाइट में क्या देखने को मिल रहा, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अब हर दिन का डेली प्रोसेस है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब यही प्रोसेस जब बहुत दिनों तक लगातार चलता है, सालों तक, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर एक समय ऐसा आएगा कि यही ढीली हो जाएगी, और ढीली होने जैसे हो सकता है ग्रेविटी का इफेक्ट हो, या फिर विंड रिवर किसी वजह से, या फिर ग्रेविटी जैसे ही ये जो बाहर की लेयर है अपने आप यहाँ से हट जाएगी, अलग हो जाएगी। तभी इसीलिए हम लोग इसे एक्सफोलिएशन कहते हैं, परतों का छूटना। ये जो परत है छूट जाएगी। अब क्या होगा, जब ये बाहर की लेयर हट जाएगी तो अब जो इसकी नीचे ही लेयर होगी, अब ये भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो एक समय ये भी आएगा कि ये जो ये वाली लेयर है ये भी हट जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सफोलिएशन। अब देखते हैं ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। इसमें भी यही चलता है, कॉन्ट्रैक्शन वाला और एक्सपेंशन वाला, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है रॉक का स्ट्रक्चर। ये ऐसे रॉक्स होते हैं जिसमें कुछ ग्रेन्स हमें मिलेंगे डार्क मटेरियल के, जिनका कलर बहुत डार्क होगा, ठीक, और कुछ ग्रेन्स जो होंगे वो लाइटर मटेरियल के होंगे। तो ये जो रॉक है ये डार्क और लाइट मटेरियल के ग्रेन से मिलकर बना हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जो डार्क कलर है वो गुड एब्जॉर्बर होता है हीट का। जो डार्क कलर होता है, जो ब्लैक कलर है या फिर जो डार्क कलर है, वो हीट को बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हीट का जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि उतनी ही उसमें हीट है। अब जितनी ज़्यादा हीट होगी तो वही जो ग्रेन्स होंगे जो डार्कर मटेरियल का है वो क्या एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि ये डार्क कलर में है तो हीट ज़्यादा है तो क्या एक्सपैंड करेंगे। लेकिन जो लाइटर कलर के ग्रेन्स, इसके आसपास जो लाइटर कलर के ग्रेन्स होंगे उसमें इतना एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपेंशन होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना इनका एक्सपेंशन होगा, ठीक। अब नाइट के समय में क्या होगा कि यही जो ग्रेन्स हैं ठंडी भी बहुत जल्दी होंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो इसमें भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एक समय ऐसा आता है कि यही जो डार्क कलर के ग्रेन है ये इससे बाहर निकल जाते हैं रॉक से, और रॉक हमें जहाँ जहाँ से ये ग्रेन से बाहर निकलेंगे वहाँ पर क्या होल देखने को मिलेगा। तो यही यहाँ पे क्या रॉक का डिसइंटीग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन कैसा, ग्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए से हम लोग ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें डिसइंटीग्रेशन ग्रेन्स का हो रहा है। जैसे कि दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये जो देखिए होल देखने को मिल रहे हैं, ये कभी यहाँ पर डार्कर ग्रेन्स होंगे ये, लेकिन अब क्या हुआ, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये जो डार्क मटेरियल के ग्रेन्स थे वो बाहर निकल गए, तो अब यहाँ पे होल्स देखने को मिल रहे हैं।
ये हो गया ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन का एग्जांपल। अब एक्सफोलिएशन की बात करें तो एक्सफोलिएशन क्या है, ये देखिए ये जो डायग्राम है ये एक्सफोलिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सफोलिएशन देखिए यहाँ पे जो लेयर बाय लेयर है, देखिए यहाँ पर बाहर निकल रही हैं लेयर बाय लेयर टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो एक्सफोलिएशन में मेजर रोल टेम्परेचर वेरिएशन प्ले कर रहा है, और जो ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन तो रोल प्ले करेगा ही, साथ में स्ट्रक्चर भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं एक और इसमें कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि है सैटरिंग का। सैटरिंग बेसिकली क्या होता है, चिटकना, क्रैक्स डेवलप होना। क्रैक्स, अब सैटरिंग ये जो होते हैं लगभग वहाँ मिलते थे, डेजर्ट हो गया। डेजर्ट में क्या होगा, रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो वहाँ की चट्टानें होंगी बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं, और वहाँ पे कभी कभी कन्वेक्शन रेनफॉल एकदम से होती है, अचानक बारिश होती है हल्की फुल्की। तो उससे क्या होता है कि जो रॉक चट्टान बहुत गर्म है वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। जब अचानक से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसे हम लोग सैटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सफोलिएशन, सैटरिंग और ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन देख लिया है, कार्बोनेशन भी देख लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। ये जो थियरी है ये एल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। सो इस थियरी के, और ये एल्फ्रेड वैगनर जो है ये एक मीटेरियोलॉजिस्ट है। मीटेरियोलॉजिस्ट जैसे कि क्लाइमेट, जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उसे, उन्हें हम मीटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये उस टाइम पैलियो क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे। पैलियो क्लाइमेट मतलब कि मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल पुराना जो क्लाइमेट है उसकी स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिली कि इन्होंने एक थियरी दी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इस थियरी में इन्होंने पेंजिया और पैंथालासा की बात की है। पैंथालासा सुपर ओशियन को उन्होंने कहा था, पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा था, और ये पैलियो क्लाइमेट की तो स्टडी कर रहे थे, तो इसका कॉन्सेप्ट भी है इस थियरी में। इन्होंने जिग्सा फिट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने कहा था कि जो कॉन्टिनेंट हैं उनका जो कोस्टल लैंड है, कोस्टल जो बाउंड्री है, ये आपस में अगर हम इन्हें फिट करें तो पजल की तरह फिट हो जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दिया था साउथ अमेरिका और अफ्रीका। साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट जो ऐसे बना हुआ है, और अफ्रीका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, इन्होंने कहा था कि साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट अगर इन्हें हम आपस में फिट करें तो ये पजल की तरह फिट हो जाते हैं। इन्होंने जिग्सा फिट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। सो इन्होंने लेकिन सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात नहीं कही थी, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था। ये कॉन्सेप्ट बाद में देते हैं हैरी हैस, ठीक है, अपनी थियरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं वैसे, लेकिन देखते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो दो प्लेसेस हैं, दो रीजन है। प्लेस ए ये मान लो एक डिजर्ट है, और प्लेस भी एक नॉर्मल कोई रीजन है, ठीक। सो इसके इस थियरी के, थियरी बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो विंड है प्लेस ए से प्लेस बी की ओर ब्लो करती हैं। अब जब विंड प्लेस ए से प्लेस बी की ओर ब्लो कर रही हैं तो ये क्या, जो प्लेस ए जो डेजर्ट है यहाँ के जो सैंड पार्टिकल्स उन्हें पिकअप कर लेती हैं और अपने साथ लेकर जाती हैं और प्लेस बी में क्या डिपॉजिट कर देती हैं। तो यहाँ पर जो विंड है, जो हवाएं हैं, वो प्लेस ए से सैंड पार्टिकल्स प्लेस बी पहुँचा के वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं और एक लैंडफॉर्म बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लोएज। तो यहाँ पर यही बात की है, लोएज लैंडफॉर्म। तो लोएज लैंडफॉर्म की बात की है इस क्वेश्चन में, जो कि कहा है जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जाती है। जब ऐसी रेत को बड़े क्षेत्रों में जमा किया जाता है तो इसे कहा जाता है लोएस, ठीक है। अब तो यहाँ पर ये देखिए स्टैक्स की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर स्टैक्स में क्या होता है कि जैसे कि ये सी है, तो सी की जो सी वेव्स आती हैं जब लैंडफॉर्म में इरोजन करती हैं, तो अगर जो इरोजन है ये ज़्यादा इरोजन नहीं हुआ है तो ये केव का फॉर्मेशन करता है। अभी इनिशियल स्टेज में इरोजन है तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, केव का फॉर्मेशन करेगा। तो केव में क्या होता है कि यहाँ एक तरफ तो ओपन है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसे केव है इसकी दूसरी तरफ दीवार होगी, ठीक है। अब केव का ही बड़ा भाई होता है आर्च। आर्च में क्या होता है कि ये ओपन बाउंड्री होती है, यहाँ एक पैसेज की तरह बन रहा है, ये देखिए एक रास्ता तरह बन रहा है, दोनों ओशियन बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। तो केव में ऐसा नहीं होता, केव में आगे दीवार होती है, लेकिन आर्च में क्या होता है, ओपन होता है। अब आर्च में क्या होता है, ये जो आर्च के ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो प्लेटफॉर्म है जो आर्च के ऊपर है, ग्रेविटी की वजह से जब ये नीचे गिर जाएगा तो उसके बाद जब ये लैंडफॉर्म बचेगा तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैक। जैसे कि देखिए स्टैक, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्टैक। ये एक इरोजनल लैंडफॉर्म है जो कि सी वेव की इरोजन से बना है। और हम लोग ने मशरूम लोग की कल बात ही किया था कि हर तरफ से विंड्स आती हैं, और विंड्स आती हैं अपने साथ सैंड पार्टिकल्स लेकर आती हैं, और सैंड पार्टिकल्स आने से इरोजन स्टार्ट करती हैं, लोअर पार्ट में इरोजन होता है। तो ये जो रॉक स्ट्रक्चर है ये मशरूम की तरह दिखता है, इसलिए हम लोग इसे मशरूम रैक कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट। इसमें कौन सा करंट जो है कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा और फॉकलैंड, ये सभी करंट जो हैं ये अटलांटिक ओशियन के ही करंट हैं।
तो ये जो ब्राज़ीलियन करंट है, ये पहली बात कैसी करंट है, वार्म करंट है, ठीक। और ये साउथ अटलांटिक ओशियन की करंट है। कहाँ बहती हैं, साउथ अटलांटिक ओशियन में, ब्राज़ीलियन कोस्ट के पास। गल्फ़ स्ट्रीम की बात करें तो ये जो गल्फ़ स्ट्रीम है ये भी वार्म करंट है, ठीक। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बहती हैं। फ्लोरिडा करंट की बात करें तो ये भी वार्म करंट है, ये भी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बहती हैं। कहाँ पर, ये फ्लोरिडा जो कंट्री है और स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से केप हैट्रेस तक ब्लो करती हैं फ्लोरिडा करंट, ठीक। फॉकलैंड करंट की बात करें तो ये जो फॉकलैंड करंट है ये कोल्ड करंट है, जो कि जो अर्जेंटीना है उसके ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर अर्जेंटीना के पास से, जैसे कि मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये साउथ अमेरिका है, ये जो साउथ अमेरिका यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर एक आइलैंड है फॉकलैंड आइलैंड, जो जिस पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करती हैं, जो पोल्स से इक्वेटर तक आती है, इसे हम लोग फॉकलैंड करंट कहते हैं। और कैसे करंट होती है, ये कोल्ड करंट होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर में जो मीटियोराइट्स होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, वो जल जाते हैं, बर्न आउट कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए जो मेसोस्फीयर है, यहाँ पर जो उल्कापिंड होते हैं मीटियोराइट्स, जब इस लेयर में एंटर करते हैं मेसोस्फीयर में, तो ये जल जाते हैं और जल के खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके जो ऊपर की दोनों लेयर्स हैं ना, एक्सोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो जहाँ जो एयर के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो ये तब फ्रिक्शन लगा ही नहीं पाती मीटियोर्स पर कि जो मीटियोराइट हैं वो बर्न आउट कर पाए। लेकिन जो मेसोस्फीयर है, इसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी, मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब कि जो एयर पार्टिकल्स हैं पास पास हैं, तो ये फ्रिक्शन अच्छे से लगा पाती है मीटियोराइट पर। तो इससे क्या, मीटियोराइट बर्न आउट कर जाते हैं, ठीक। यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर की बात करें, ट्रोपोस्फीयर लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर के अपने, और ट्रोपोस्फीयर में ही सारी वेदरिक एक्टिविटी होती हैं, जितने भी वेदर फिनोमिना है, चाहे प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल हो, क्लाउड का फॉर्मेशन हो, साइक्लोन हो, और थंडरस्टॉर्म हो, टॉर्नेडो हो, ये सभी कहाँ आती हैं, ट्रोपोस्फीयर में ही आता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर हमें देखने को मिलती है, जो कि हमारी अर्थ को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। जो सन से यूवी रेस आती है उन्हें एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर देती है ओजोन लेयर। ये कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ठीक है। मेसोस्फीयर की हम लोग बात अभी कर ही चुके हैं, मीटियोराइट्स को बर्न आउट कर देती है। थर्मोस्फीयर में एक लेयर होती है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर जो होती है वो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, मतलब रेडियो कम्युनिकेशन के काम आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इक्विनॉक्स की बात की गई है। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स एक कंडीशन है, ये जब इक्विनॉक्स होता है ना, तो उस दिन पृथ्वी में जो अर्थ है उसमें डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं, 12 आवर्स का डे और 12 आवर की नाइट। तो ये कब होती है, ये होती है 23 सितंबर और 22 मार्च, 2 दिन होती है साल में, 23 सितंबर और 22 मार्च, ठीक। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है 21 जून, 21 जून में क्या होता है, तो जैसे कि 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सोलिस्टाइस होता है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें 21 जून को समर्स होती हैं, समर सोलिस्टाइस होता है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून का सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होती है, ठीक। और 22 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें विंटर सोलिस्टाइस देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसे हम लोग विंटर सोलिस्टाइस कहते हैं। और 22 दिसंबर को ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट होती है, सबसे लंबी रात होती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, इस दिन 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे बात की गई है किसकी, जो कोरल रीफ्स होते हैं उनके। कोरल रीफ्स 3 तरीके से होती हैं, एक होती है फ्रिंजिंग रीफ, एक होती है बैरियर रीफ, एक होती है एटॉल्स। इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो कि ये एक लैंड फॉर्म है, एक लैंड है, ठीक, और यहाँ पर ये कोस्ट, यहाँ पर वाटर है, ठीक। जब जो बैरियर रीफ है वो लैंड फॉर्म के कोस्ट के एकदम पास हो, ये जो रेड कलर से ड्रा कर रहा हूँ ये मान लो बैरियर रीफ है, सॉरी बैरियर रीफ कोरल रीफ है। तो जब कोरल रीफ जो है वो कोस्ट के एकदम सटके हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। अब यही जो बैरियर रीफ है, अब यही जो कोरल रीफ है, ये कोस्ट से दूर हो तो इसे हम लोग कहते हैं बैरियर रीफ। क्या कहते हैं, बैरियर रीफ। मैं एक डायग्राम लाया हूँ उसमें दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये जो आइलैंड है, आइलैंड के देखो जो ये कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइंस के बिल्कुल पास में जो कोरल रीफ्स हैं, उन कोरल रीफ्स को हम लोग फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन जो बैरियर रीफ होती है ना, वो आइलैंड हो गई या फिर कोस्ट लाइन हो गया, कोई कॉन्टिनेंट हो गया, किसी लैंड मास से काफ़ी दूर होती हैं, और जो इनके बीच में वाटर बॉडी होती है, इस वाटर बॉडी को हम लोग लगून कहते हैं। क्या कहते हैं, लगून कहते हैं। जैसे बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
तो ये हो गया बैरियर रीफ। एटोल्स क्या होता है कि एटोल्स में ये एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कोरल रीफ होता है, और इसके बीच में सिर्फ लगून होता है, आइलैंड और मेनलैंड कुछ नहीं होता है, तो इसे हम लोग एटोल्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है, यही पूछा है। तो जो रिंग लाइक कोरल रीफ्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग एटोल कहते हैं। सो आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू।